What is the pros and cons of MD anesthesia? देखिए प्रोज एंड कॉन्स में तो आई वुड फर्स्ट Hello everyone. So today we are here with Dr. Smriti Panda. This is the first time in the counseling history that doctors empowering other doctors. So let's start today's interview with Dr. Smriti. Hello, welcome ma'am. हेलो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। एकदम बढ़िया। चलिए आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो एज यू ऑल नो मैम इज फ्रॉम एनेस्थीसिया, MD एनेस्थीसिया। सो वी स्टार्ट विद द इंटरव्यू। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन मैम, व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ MD एनेस्थीसिया? देखिए प्रोज एंड कॉन्स में तो आई वुड फर्स्ट से कि पहले जब मैंने डिसाइड करा था तो उसमें मेरे को सबसे पहले लोगों ने ये बताया था कि एनेस्थीसिया एज अ ब्रांच हमें अंडर ग्रेजुएट में नहीं पता लगता कि क्या है क्या नहीं है। इट्स अ माइनर सब्जेक्ट, जैसे सर्जरी के मेजर सब्जेक्ट में माइनर सब्जेक्ट के साथ हम पढ़ते हैं। तो हमें बहुत ही बेसिक्स और बहुत कम टॉपिक्स बताए जाते हैं, तो हमें वो बहुत ईजी लगता है पढ़ने के लिए। तो मैं ये कहूंगी कि पीजी में आने के बाद एंड पीजी में भी जब मैं कौन से ब्रांच लेना चाहती हूँ उसकी रिसर्च करने के टाइम मुझे ये पता लगा था कि एनेस्थीसिया में बहुत कुछ पढ़ना है। तो पहले मैं कौन से ही स्टार्ट करूंगी कि एनेस्थीसिया एज अ सब्जेक्ट इज नॉट ओनली कि तुम्हें बेहोश करना है पेशेंट को या फिर तुम्हें पेन से रिलीव करना है, सिर्फ एनाल्जेसिया ही नहीं है। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कभी भी कोई भी पेशेंट को ओटी में लो या फिर आईसीयू भी आता है उसमें, तो पेशेंट के मतलब सारे सिस्टम्स के बारे में जानना, प्लस जो एनेस्थीसिया का मशीन है, जो वर्क स्टेशन है जिसमें हम मतलब जनरल एनेस्थीसिया केसेस करते हैं, तो काफी सारा उसमें इंटेंसिव स्टडिंग है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती है उसमें। जैसे मेडिसिन एज अ ब्रांच हम बोलते हैं ना कि बहुत पढ़ना पड़ता है, वैसे ही एनेस्थीसिया में भी बहुत पढ़ना होता है। बाकी ये तो है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एट द सेम टाइम इसको प्रो भी बताती हूँ कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मेडिसिन एज अ ब्रांच अच्छी लगती है तो मैं कह सकती हूँ कि एनेस्थीसिया भी बहुत अच्छा है, कि इन द सेंस कि उसमें तुम्हें वो सारी सिस्टम्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, फिजियोलॉजी होगी, फार्माकोलॉजी हो गई, जो ड्रग्स हम लोग देते हैं पढ़ना पड़ता है। बट क्योंकि अगर तुमको मेडिसिन वाला पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी उसमें कवर हो जाता है। एट द सेम टाइम यू गेट द ओटी वाला बेनिफिट कि ओटी में तुम काम कर सकते हो। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया कि स्टडिंग, इंटेंसिव स्टडिंग है, जो कि प्रो एंड कॉन दोनों चीज है। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रोज में एक और पॉइंट है, एनेस्थीसिया में जो लोग मतलब जिन लोगों को होता है कि हमें पेशेंट के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन और फॉलो अप नहीं करना है। जैसे लोग को होता है कि मैंने अपनी ड्यूटी करी है एंड मैं ड्यूटी कर रही हूँ, जो मैं पेशेंट के लिए कर रही हूँ दैट इज प्री ऑप करना है, पोस्ट ऑप फॉलो अप इतना नहीं होता। तो पेशेंट का इंटरेक्शन रहता है, मैं नहीं कहूंगी निल रहता है, क्योंकि प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन में आप पेशेंट से सब कुछ हिस्ट्री वगैरह लेते हो, बट वो बहुत लिमिटेड रहता है। वो पोस्ट ऑफ केयर और पोस्ट ऑफ फॉलोअप्स इतने एनेस्थीसिया में नहीं होते, तो वो एक अच्छी चीज है। बाकी तुमको आईसीयू का भी एक्सपोजर मिलता है। जैसे जो लोग चाह रहे होते हैं कि मेडिसिन जैसे बहुत हाई रैंक जाती है, तो जैसे मिड रैंकर्स के लिए लोग कहते हैं कि एनेस्थीसिया ले सकते कि नहीं ले सकते, तो वो वाला एस्पेक्ट भी कवर हो जाता है कि आईसीयू जिनको क्रिटिकल केयर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें भी एक ऑप्शन मिल जाता है। बाकी लोग कहते हैं जैसे कॉन्स में मैं कहूंगी कि लोग कहते हैं इट्स अ वेरी डिपेंडेंट ब्रांच की यू हैव टू डिपेंड ऑन सर्जन्स एंड सर्जन के साथ तुम्हारा होना चाहिए तभी तुम कुछ कर सकते हो, वरना यू कैन नॉट हैव अ सेटअप ऑफ योर ओन। लेकिन इसका भी मेरे पास एक मतलब है कि एडेड थिंग है कि हाँ ठीक है, अगर तुम ओटी में जा रहे हो, मतलब जैसे ओटी का है कि तुमको सर्जन चाहिए, तो सर्जन को भी तो एनेस्थीसिया की जरूरत है ना। विदाउट एन एनेस्थीसिया एग्जैक्टली तुम इंड्यूस ही नहीं कर सकते पेशेंट को। सर्जन के पास एनेस्थीसिया की जरूरत है ही है। और एनेस्थीसिया जितने मतलब लोग कहते हैं कि सैचुरेशन हो गया, बहुत सारे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, तो ऑपरेशंस भी तो बहुत सारे टाइप के हो गए हैं, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो गया, पीडियाट्रिक सर्जरी हो गया, कार्डियक सर्जरी हो गए, कितने सारे टाइप के सर्जरीज हमारे पास, हमारे गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज हो गई, तो सर्जरी के भी हमारे पास कमी नहीं है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो गई, तो इतने सारे सर्जरीज भी है, तो उतनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी बढ़ ही रही है। तो सैचुरेशन कह सकते हैं, हाँ टीयर 1 सिटीज में कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे सेटअप्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा एनेस्थीसिया वाले लोग हैं, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे टीयर 2 सिटी एंड टीयर 3 सिटीज की बात करें तो वहां पे तो बहुत अपकमिंग ब्रांच हो गई है कि वहां पे जरूरत ही है
there's an ever increasing demand of anesthesia. So next question, we are moving towards working hours. Working hours आपकी ब्रांच में कैसे रहते हैं? देखो वर्किंग आवर्स का मैं कहूँगी, जैसे मैं फर्स्ट ईयर रेसिडेंट हूँ, तो अभी हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि एक रेसिडेंट के वर्किंग आवर्स या फिर एक कंसल्टेंट का वर्किंग आवर। प्लस एनेस्थीसिया एक ऐसा है चीज है कि एनेस्थीसिया तुमने एमडी एनेस्थीसिया कर ली, उसके बाद इट इज योर चॉइस कि तुम्हें कितने कहाँ तक इन डेप्थ जाना है, क्योंकि डीएम के इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो अब जैसे वर्किंग आवर्स में मैं अगर एज ए रेसिडेंट बोलूं तो फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी तो सब ब्रांच में जो क्लिनिकल ब्रांचेस होती है वो हेक्टिक होती ही है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। पेपर वर्क हालांकि हमारे में लिमिटेड रहता है, बट वो सब चीजें भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो वर्किंग आवर्स का ऐसा है कि अगर तुम्हारी इमरजेंसी ड्यूटीज हैं, जैसे वो रोटेशनल होती है, तो उसमें तुम लोग का थोड़ा सा वो तो 24 आवर हो गई। अब वर्किंग आवर्स डिपेंड करेगा कि तुम्हें आगे कहाँ जाना है। अब अगर तुम फ्रीलांसिंग में जा रहे हो तो यू आर ऑलवेज बिजी, तुम्हें जब भी सर्जन तुम्हारी डिमांड करेगा तुम्हें जाके ओटी करना ही पड़ेगा। ये मैं बात की बात करूँ, नॉट एज ए रेसिडेंट बट पर्टिकुलर रेजिडेंसी में। रेसिडेंसी में हमारे पास, जैसे मैं जहाँ पे कर रही हूँ रेसिडेंसी, वहाँ पे ऐसा रहता है कि रूटीन मेरी होती है जब तक इलेक्टिव केसेस होते हैं। जैसे मेरी ओटी, अगर मैं किसी ओटी में पोस्टेड हूँ तो जब तक मेरी आफ्टरनून में जैसे 2 PM तक मेरी अगर ओटी चलती है, तो उसके बाद मेरे को टाइम मिल जाता है, मैं फ्री हो जाती हूँ जैसे ही मेरी सारी ओटीज खत्म हो गई। एंड इवनिंग में हमें बस असेसमेंट के लिए आना होता है नेक्स्ट डे ओटी से पहले, जो कि 1 आवर में मैक्सिमम हो जाता है। तो मैं 3 o'clock या 4 o'clock तक फ्री हो जाती हूँ। इवनिंग में एक बार मुझे आना होता है, असेसमेंट करने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। ये होता है मेरा रूटीन जो होता है। एंड महीने में हमारे 7 to 8 इमरजेंसी ड्यूटीज होती है, तो वो पर वीक 2 इमरजेंसी ड्यूटीज। जी। इमरजेंसी ड्यूटीज मींस 36 आवर्स। हाँ 36 आवर्स, क्योंकि फिर हमें रूटीन में जाना पड़ता है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद कंटिन्यूअस हो जाता है, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। बट मैं कहूंगी कि मेरी रेसिडेंसी होके भी जितना एक सर्जिकल ब्रांच में इंसान को टाइम नहीं मिलता ना, उतना हम अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं कि लेजर भी हो रहा है, ड्यूटीज भी हो रही है। सो मैं कहूंगी कि अच्छा ही है वर्क लाइफ बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था मेरा कि वर्क लाइफ बैलेंस आपका कैसा है, तो आपने बता दिया जी कि आप मैनेजेबल है, आप कर सकते हैं। जी। एक इम्पोर्टेंट चीज, जब मैं भी चूज कर रहा था कि मेरे को आगे एमडी एमएस किस में करना है, जो मेरे को दिमाग में आया था कि स्कोप क्या है एनेस्थीसिया का आगे। देखिए पहले तो एक चीज मैं मेंशन करना भूल गई कि एनेस्थीसिया में बात ये कि ये इमरजेंसी ब्रांच है, ठीक है। तो इमरजेंसी ब्रांच में ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि वी आर डीलिंग विद अ पेशेंट्स, मतलब कभी कभी अगर हम आईसीयू की तरफ भी जाए या फिर जनरल एनेस्थीसिया में भी जाए, तो पेशेंट को हम इट्स लाइक उसकी जो लाइफ है, लाइक इट्स समटाइम्स लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन होती है व्हेन यू हैव टू डू इमरजेंसी इंट्यूबेशंस या फिर इंट्यूबेशन जो भी चीजें होती हैं, तो उसमें यू हैव टू बी वेरी क्विक। तो बट वही चीज एक एड्रेनलिन रश देते, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, तो जिनको ये पसंद है इट इज फॉर देम। बाकी आपका ये क्वेश्चन था कि स्कोप के बारे में बता रहे थे जी। तो स्कोप में पॉसिबिलिटीज अभी मैं बोलूंगी कि जैसे लोगों का ना एक व्यू पॉइंट है कि बेहोशी वाले डॉक्टर, ये अब उतना लिमिटेड नहीं है। पहले क्या होता था, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं थी। अब प्लस तो डीएम के ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं। डीएम किस किस में कर सकते हैं? तो डीएम में ये कर सकते हैं, जैसे न्यूरो एनेस्थीसिया कर सकते हैं, कार्डियक एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, पीडियाट्रिक्स एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। बाकी डीएम क्रिटिकल केयर, अगर किसी को था कि हमेशा से मेडिसिन चाहिए था बट नहीं हुआ, तो मेडिसिन में अगर वापस आना है तो यू कैन गो फॉर डीएम क्रिटिकल केयर। जिनको आईसीयू हैंडल्स करना है, जिनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आईसीयू क्रिटिकल केसेस हैंडल करने में। एंड एक पेन मेडिसिन भी है और पैलिएटिव मेडिसिन करके भी है। अब पेन में जैसे एक चीज होती है, आप कहीं भी जा सकते हैं जी। और मैं बस ये कहूंगी कि जैसे कार्डियक और न्यूरो में थोड़ी सी हेक्टिक लाइफ हो जाती है, आईसीयू में भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो अगर किसी को चाहिए कि मैं ओपीडी में जाना चाहती हूँ, तो आप पेन मेडिसिन में जा सकते हैं, पैलिएटिव मेडिसिन में भी जा सकते हैं। और हाउ यू ऑप्ट फॉर एमडी एनेस्थीसिया, लाइक आपने ऑलरेडी बताया कि ऑब्जर्वरशिप की थी, तो हमारे व्यूअर्स को प्लीज ये बार बताइए कि ऑब्जर्वरशिप आप किस किस ब्रांच में कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं फॉर टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच। हाँ, तो मैंने एक्चुअली एनेस्थीसिया लेने से पहले मैंने बहुत रिसर्च करी थी कि इज इट फॉर मी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में एंड मुझे रिस्क नहीं लेना था कि मैं रिग्रेट करूं। तो मेरे को पता लगा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जर्वरशिप, जो आप किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, मतलब चाहे वो मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन
या HOD ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच या फिर वहाँ की जो डीन है उनको आप एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे जाके एक बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको 2 वीक्स की मतलब मिनिमम 2 वीक्स की ऑब्जर्वरशिप रहती है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी मतलब हॉस्पिटल में अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको ये हॉस्पिटल मिल सकता है तो आप पहले से जाके अप्लाई कर दो कि मुझे 2 हफ्ते ऑब्जर्वरशिप करनी बिकॉज मुझे ये कॉलेज चाहिए। यू विल गेट द टच। हाँ, तो वहां पे आपको पूरा मिलेगा कि जहाँ पे भी जो भी चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, कोई भी आपको जैसे वार्ड वर्क हो गया या फिर आपकी जैसे फॉर मी OT में आप रह सकते हैं पूरा टाइम कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिडेंट्स क्या कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, आप ऑब्जर्व करने की बात नहीं है, आप वहाँ की रेसिडेंट्स और कंसल्टेंट्स दोनों से बात कर सकते हैं कि क्या मतलब उनसे ओपिनियन अलग ले सकते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, जैसे एक बंदा रेसिडेंट और एक कंसल्टेंट जो स्ट्रगलिंग है या फिर जो कंसल्टेंट एस्टैब्लिश्ड है, 3 टाइप की जनरेशन के लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हो और पता लगा सकते हैं कि कैसे कैसे माइंडसेट में लोग क्या फील करते हैं उसके बारे में। तो उससे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है। प्लस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या क्या एक ड्यूटीज हैं एक रेसिडेंट की, तो वो पता लगा सकते। ये मेरे लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव था कि क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था ऑब्जर्वरशिप में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं और ये ऑब्जर्वरशिप होती कैसे। आई थिंक ये आप लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल रहे। देन मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और इट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज इंटरव्यू। गवर्नमेंट और प्राइवेट से आप अगर MD एनेस्थीसिया करते हैं तो क्या फर्क आता है? एक तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का बोलूंगी प्लस MD वर्सेस DNB का भी बोलूंगी। हाँ। तो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट का ये है कि आई वुड रेकमेंड कि जैसे एक तो हमारी इकोनॉमिक स्टेटस भी मैटर करता है, जैसे अगर प्राइवेट सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट DNB फ्रॉम अ गुड प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि DNB में तो अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है, यूनिफॉर्म है, तो DNB फ्रॉम अ गुड प्राइवेट कॉलेज जिसमें डिफरेंट टाइप के केसेस आते हैं, उसमें एक बढ़िया एक्सपोजर और लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है रादर देन फ्रॉम अ पेरिफेरल कॉलेज आप MD करो। क्योंकि एनेस्थीसिया के लिए आजकल हमें अगर जितनी एडवांस इक्विपमेंट से उतने क्रिटिकल केसेस आप टैकल कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको एक पेरिफेरल गवर्नमेंट सेटअप में नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको रेपिटेटिव स्पाइनल और जे के केस भी इतने ज्यादा शायद ना मिले, मतलब बहुत ही रेपिटेटिव बहुत सारे केसेस मिल सकते हैं, बट एक रेपिटेटिव सेम टाइप का केस मिलेगा। तो नॉलेज लर्निंग के लिए वो जो स्किल डेवलपमेंट वाली चीज है वो प्राइवेट, अगर आप एक रिनाउंड प्राइवेट हॉस्पिटल से DNB कर रहे हैं तो वो ज्यादा वहाँ पे तो ज्यादा। बस DNB का ये होता है कि पासिंग रेट्स के लिए लोग डरते हैं कि पासिंग रेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट सबको ही पढ़ना है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी MD का ये थोड़ा अपर हैंड रहता है कि कुछ जगह में जब आप जॉब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं तो उसमें दे प्रेफर MD मोर देन DNB, वो एक रहता है। बट अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इट डजंट मैटर, लाइक DNB है और आपका एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो वो एक बहुत रिलेटिव चीज है, बल्कि मैं ये नहीं कहूंगी कि DNB एनेस्थीसिया अच्छा नहीं है और MD ज्यादा अच्छा है, वो एक रिलेटिव टर्म है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर करता है, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको इंस्टीट्यूट में जो काम कर रहा है उनसे बात करके ज्यादा पता लगेगा। बाकी मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप मतलब अगर आपके पास उतने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर किसी को है तो MD एनेस्थीसिया इन अ प्राइवेट आई वुड नॉट रेकमेंड, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एंड वहाँ पे मतलब जो है प्लस मतलब MD की थोड़ी सी टॉक्सिसिटी ज्यादा भी रहती है DNB से। DNB इट्स लाइक जैसे आप जॉब कर रहे हैं और MD में टॉक्सिसिटी भी रिलेटिव टर्म है, बट MD में स्टूडेंट वाली फीलिंग रहती है, जैसे यू आर एक स्टूडेंट और एक फ्रेंड सर्कल रहता है जो एक रेसिडेंट्स का, वो एक अलग फीलिंग होती है, उसमें तुम्हें मतलब लगता है कि कॉलेज टाइप का फीलिंग रहता है। बाकी DNB में इट्स लाइक मोर लाइक अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो रहता है, तो वो एक हो सकता है कि थोड़ी सी सोशल लाइफ बोरिंग हो, बट वो तुमको प्रोज एंड कॉन्स अपने तुम्हारे क्या रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से मेजर करके देखना पड़ेगा। तो आई वुड रेकमेंड, मतलब इन अ नटशेल में ये बोलूंगी कि MD एंड DNB की अगर आपको रियली इंटरेस्ट है एनेस्थीसिया में, आपको DNB ही मिल रहा है, तो अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में DNB करते हो तो इट इज अ वेरी गुड चॉइस। बाकी MD अगर आपको अच्छी जगह मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट MD इन अ पेरिफेरल सेटअप मैं रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि वहाँ पे इतना लर्निंग एक्सपोजर नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस सो मच डीप इनसाइट्स अबाउट द MD एनेस्थीसिया। तो गाइज हियर इट कम टू एंड। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था और काफी चीजें मेरे को सीखने को मिली। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने से क्या सीखा और आपको और आगे कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है हम मैम से बोलेंगे कि उनका रिप्लाई करेंगे। एंड एक और चीज, नेक्स्ट वीडियो आप किस डिपार्टमेंट की चाहते हैं वो भी कमेंट में करें। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग।
है।